Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I'm your chemistry instructor Professor Shahbaz. Dear students, आज के लेक्चर में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन और कुछ रिमेनिंग मेथड्स हैं अल्केन को प्रिपेयर करने के लिए, उनको देखेंगे. सो लेट्स मूव टूवर्ड लाइट बोर्ड. जी डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम अल्केन के मज़ीद प्रिपरेटिव मेथड्स देखेंगे. सो आज के लेक्चर में हमारी सिलेबस में मौजूद जो अल्केन के प्रिपरेटिव मेथड्स हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे. सो 3 प्रिपरेटिव मेथड्स हम देख चुके हैं. उनमें पहला था सेबेशियस एंड स्टैंडर्ड रिएक्शन था. अल्कीन की हमने रिडक्शन की थी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजनेशन. सेकंड वन इज़ रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड द थर्ड वन इज़ डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड. उसमें फर्दर हमने सोडा लाइम यूज़ किया था और कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड को डिस्कस किया था. साथ ही साथ हमने उसकी लिमिटेशन भी डिस्कस की थी. स्टूडेंट्स, आज जो फोर्थ मेथड है वो हम डिस्कस करेंगे और फिफ्थ वन इज़ फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. सो डेफिनेटली पहले फोर्थ हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स लाइक अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. स्टूडेंट्स, इनकी भी हमने रिडक्शन ही करनी है. सो हम यहाँ लिखते हैं रिडक्शन करनी है इनकी. ये नेचर ऑफ रिएक्शन भी आपको आने चाहिए साथ साथ. सो स्टूडेंट्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स आपको पता है जिनमें कार्बोनिल ग्रुप पाया जाए उन्हें हम कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं. लाइक अल्डिहाइड्स एंड कीटोन बोथ आर कार्बोनिल कंपाउंड्स. स्टूडेंट्स, हमने करना क्या है, सबसे पहले हम नोटिस करते हैं. लेट्स से मैं यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड OH एंड CH3 C डबल बॉन्ड OCH3. ये स्टूडेंट्स मेरे पास अल्डिहाइड है, ये कीटोन है. अब हम इनके जो कार्बोनिल ग्रुप्स हैं अगर मैं इनको हाईलाइट करूं तो स्टूडेंट्स ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये रिड्यूस होगा मिथाइल ग्रुप के अंदर और ये जो कार्बोनिल ग्रुप है स्टूडेंट्स ये रिड्यूस होगा मिथाइलिन ग्रुप के अंदर यानी CH2 ग्रुप के अंदर. ठीक है. अब अल्डिहाइड और कीटोन दोनों की रिडक्शन करने के 2 मेथड्स हैं. यानी आप 2 मेथड्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, दोनों पे कर सकते हैं. मसलन वो कौन कौन से मेथड हैं, इनमें सबसे पहले जो मैंने मेंशन किया है क्लेमेंसन रिडक्शन मेथड. क्लेमेंसन रिडक्शन मेथड and the second one is Wolff-Kishnar method. Wolff-Kishnar's methods. Kishnar's method. अब स्टूडेंट्स, आप चाहो तो ये दोनों काम क्लेमेंसन रिडक्शन से भी करवा सकते हो और चाहो तो ये दोनों काम वुल्फ कीशनार से भी करवा सकते हो. लेकिन इनके अंदर फिर आगे जाके मज़ीद सिलेक्शंस आ जाती हैं, टेक्निकल पॉइंट्स आ जाते हैं. मिसाल के तौर पे ऑब्ज़र्व ये किया गया है, अभी मैं आपको थोड़ा मज़ीद बताऊंगा. ऑब्ज़र्व ये किया गया है कि जो हमारे पास कीटोन्स हैं वो प्रेफरेबली उनको रिड्यूस किया जाता है क्लेमेंसन रिडक्शन के रेजेंट्स की वजह से, और जो हमारे पास अल्डिहाइड्स हैं इज़ रिड्यूस बाय दिस मेथड यानी वुल्फ कीशनार रिडक्शन मेथड. यानी वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो एसिडिक मीडियम में सर्वाइव कर सकते हैं, चाहे वो अल्डिहाइड्स हों चाहे वो कीटोन्स हों, आप उनके ऊपर क्लेमेंसन रिडक्शन मेथड अप्लाई करेंगे. और वो कार्बोनाइल कंपाउंड जो बेसिक मीडियम में सर्वाइव करते हैं आप उन पे वुल्फ कीशनर रिडक्शन मेथड प्रोवाइड करेंगे. अगर दोनों मेथड में डिफरेंस देखा जाए तो स्टूडेंट्स ये बेसिक मीडियम के अंदर होता है और ये हॉट एसिडिक मीडियम में होता है. ठीक है. सो उसमें फिर मज़ीद टेक्निकल पॉइंट्स आते हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप क्लेमेंसन एंड वुल्फ कीशनर अल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन प्रेफरेंस ये देखी गई है कि जो कीटोन है उनको हम क्लेमेंसन से रिड्यूस करते हैं, क्लेमेंसन रेजेंट से रिड्यूस करते हैं, और अल्डिहाइड्स को जो है वो वुल्फ कीशनर से रिड्यूस करते हैं. लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए साथ. सो स्टूडेंट्स, अब हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कीटोन, कोई भी कीटोन ले सकते हैं लाइक CH3. मैं आपको रिएक्शन की जनरल जो चीज़ें हैं वही बताऊँगा क्योंकि ना तो मैकेनिज़्म है हमारे सिलेबस में, ना इसकी ज़्यादा डिटेल है.
सो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, हम जिंक अमलगम यूज करेंगे. नाउ जिंक HCl और इन द प्रेजेंस ऑफ मर्करी इज कॉल्ड जिंक अमलगम. अब जिंक अमलगम क्या करेगा स्टूडेंट्स, एक्चुअली यहाँ पे जिंक और HCl के रिएक्शन की वजह से एक सॉल्ट बनेगा जिंक क्लोराइड और साथ में गैस रिलीज होगी हाइड्रोजन. सो इन द प्रेजेंस ऑफ अमलगम ये जो हाइड्रोजन है ये एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट होगी. सो एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद यानी कि ये 4 एटम्स लिखे हैं मैंने हाइड्रोजन के. ब्रैकेट में जब भी किसी चीज़ को लिखते हैं समझ लें वो नेसेंट फॉर्म है. नेसेंट न्यूली बॉर्न नोजाइदा जो रिएक्शन में अभी अभी प्रोड्यूस हुई है और वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव चीज़ होगी. जिस नेसेंट फॉर्म का मतलब एटॉमिक फॉर्म, नोजाइदा या न्यू बॉर्न एटम्स भी कह सकते हैं जो रिएक्शन में ही प्रोड्यूस हुए हैं. अब ये 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन जो हैं ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे और मिलकर क्या बनाएंगे स्टूडेंट, वाटर. और बाकी के जो 2 हाइड्रोजन है वो इस कार्बन के साथ एक ऊपर और एक नीचे अटैच हो जाएगा. सो फाइनली यू विल गेट CH3. सो इसके बाद जो प्रोडक्ट मिलने वाली है वो मैं नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे, CH3, CH2 एंड CH3. तो स्टूडेंट्स अगर आप नोटिस करो तो मैंने इस कार्बोनाइल ग्रुप को कन्वर्ट करवा दिया है किसके अंदर, मिथाइलिन ग्रुप के अंदर. सो दैट स्पेसिफिक रिएक्शन इज परफॉर्म्ड अंडर द रिएजेंट कॉल्ड क्लेमेंसन रिएजेंट. और इस तरह की रिडक्शन जो है उसे हम क्लेमेंसन रिडक्शन कहते हैं. रिडक्शन क्यों बोल रहे हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ लिख देते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन and addition of hydrogen. So addition of hydrogen. So that's why the specific process is called reduction. स्टूडेंट अब हम मूव करते हैं वुल्फ कीशनर रिडक्शन और ये बेसिक मीडियम में परफॉर्म होगा. सो अल्डिहाइड्स इज रिड्यूस बाय दिस मेथड. सो हम यहाँ पे अल्डिहाइड्स लेंगे CH3, C डबल बॉन्ड OH और ये वुल्फ कीशनर रेजेंट है. ये भी अगेन रिएक्शन आपस में इसका होगा जो कि हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, हमारे सिलेबस में नहीं है. सो दे विल प्रोड्यूस नेसेंट हाइड्रोजन्स अगेन. अब ये 4 नेसेंट हाइड्रोजन में से अगेन 2 ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे और मिलने के बाद स्टूडेंट क्या बनेगा, वाटर. और 2 इसकी जगह पे आ जाएंगे और जब इसकी जगह पे आएंगे सो फाइनली यू विल गेट CH3 एंड एक हाइड्रोजन यहाँ पर एक यहाँ पे और ये उसमें डेफिनेटली अब ऐड हो जाएगा तो CH3. सो स्टूडेंट्स अगेन आपने यहाँ पे जो ग्रुप था कार्बोनाइल उसको कन्वर्ट करवा दिया CH3 के अंदर. सो अगेन इसमें भी अगर आप देखो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है. सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. आई होप स्टूडेंट्स कि ये प्रोसीजर आपको समझ आ गया है. सो अब इसमें जो टेक्निकल बात है वो हम देखते हैं. सो स्टूडेंट्स अगर आप देखो इसमें बनने वाला जो अल्केन है उसमें टोटल कितने कार्बन है, 3. इधर भी कितने कार्बन थे, 3. सो N रिमेन्स सेम, N रिमेन्स सेम, N जो है वो सेम रह रहा है. और अगर आप यहाँ देखते हैं स्टूडेंट्स अगेन यहाँ पर भी 2 कार्बन थे और आगे जो अल्केन बन रहा है उसमें भी 2 कार्बन हैं. So N remains same, number of carbon remains same. So I hope कि ये प्रोसीजर आपको समझ आ गया है. अब नेक्स्ट प्रोसीजर पे मूव करते हैं विच इज़ फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रेजेंट. स्टूडेंट ग्रिग्नार्ड रेजेंट के बारे में कुछ बातें मैं आपको भी बता दूं, वैसे तो इसकी डिटेल चैप्टर 10 में आ रही. ग्रिग्नार्ड रेजेंट इज ऑल्सो कॉल्ड अ मास्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड. वाई दे आर कॉल्ड मास्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि ये बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करने में मदद करता है. डिटेल आपको चैप्टर 10 में बताएंगे. सो दूसरी बात, साइंटिस्ट था विक्टर ग्रिग्नार्ड, उसके नाम पे हमने इस रेजेंट का नाम ग्रिग्नार्ड रेजेंट रखा है. सो ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है. नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, इट इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, मेटालिक कंपाउंड. जी ये बात आपने याद रखनी है.
स्टूडेंट अब और ये इसका रिएक्शन कैसे होता है मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। लेट्स से हमारे पास RMgX, अब यहाँ पे R से मुराद ग्रुप ऑफ कार्बन, जैसे कि हम यहाँ पे मेंशन करते हैं CH3, मिथाइल, मैग्नीशियम और आगे हम ब्रोमीन लगाते हैं यानी ब्रोमाइड। आयोडीन भी आ सकता है, आयोडाइड, इस तरह क्लोरीन भी आ सकता है, क्लोराइड। सो ये ग्रिग्नाइट रेजेंट है, इसमें मेटल है और डेट्स व्हाई दिस इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। स्टूडेंट मेटल होने की वजह से इस कार्बन पे क्या चार्ज है? माइनस, क्योंकि मेटल अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ भी और इस तरफ भी क्या कर चुका है? डोनेट कर चुका है। दूसरा ये वाला जो बॉन्ड है स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये आयोनिक बॉन्ड है और ये कार्बन और मैग्नीशियम के दरमियान में जो बॉन्ड है ये कोवलेंट बॉन्ड है। इस कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, अब इस ग्रिग्नाइट रेजेंट का स्टूडेंट आप रिएक्शन करवाओगे वाटर के साथ या अल्कोहल के साथ या अमोनिया के साथ, तीनों के साथ, तीनों में से किसी एक चीज़ के साथ करवाना है आपने रिएक्शन, तो आपको अल्केन मिल जाएगा। मसलन कैसे मिलेगा? अगर हम वाटर की स्पेसिफिक बात करें तो स्टूडेंट्स HOH यानी H+OH- होगा क्या स्टूडेंट्स? डिटेल से ज़्यादा मैकेनिज्म तो नहीं देख रहे, वैसे चैप्टर 10 में इसकी डिटेल देखेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है यानी ये जो कार्बन माइनस है ये ऑपोजिट मॉलिक्यूल यानी इसके साथ जो रिएक्शन करने आ रहा है उसके पॉजिटिव एंड को देखेगा। सो CH3 अपने आप को मैग्नीशियम से डिस्कनेक्ट करेगा और कनेक्ट करेगा सामने रिएक्टेंट के पॉजिटिव पार्ट के साथ। सो यू विल गेट CH4 and MgBrOH, MgBrOH, MgBrOH। इसके अलावा स्टूडेंट्स अल्कोहल के साथ भी ऐसा ही होगा, यानी यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो ये CH3 H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा, यू विल गेट CH4 और ये MgBrRO के साथ मिलेगा। सो फाइनली यू विल गेट MgBr एंड OH। अब स्टूडेंट इस तरह अमोनिया की बात करते हैं तो यहाँ से H+ और CH3 H+ के साथ मिलेगा, यू विल गेट CH4 और इसी तरह से MgBrNH2, MgBrNH2। तो ये स्टूडेंट्स 3 मेथड हैं, आप ग्रिग्नाइट रेजेंट से भी अल्केन को तैयार कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया है। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन पढ़ाने से पहले जो प्रिपरेटिव मेथड थे हम उनको इनलिस्ट करते हैं एक दफ़ा दोबारा से, और उसमें से मज़ीद एक पॉइंट है वो आपके साथ डिस्कस करना है। सो स्टूडेंट, हमारा जो फर्स्ट मेथड था अल्केन को तैयार करने का वो था जी हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन जी, अगर आपको याद हो जी, सेबेस्टियर्स एंड सैंडर्स रिएक्शन भी थे, इसी का वो नेम है। सो स्टूडेंट, हमारा जो सेकंड मेथड था वो था जी अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन। इसमें मज़ीद हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे। जो तीसरा पॉइंट था वो था जी डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमारा जो चौथा मेथड था जो हमने डिस्कस किया वो आज ही हमने डिस्कस किया है जी, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। और जो हमारा फिफ्थ मेथड है जो कि वो भी आज ही हमने डिस्कस किया है, सो नेम्ड एज फ्रॉम ग्रिग्नाइट रेजेंट, ग्रिग्नाइट रेजेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप थोड़ा सा याद करें तो जो डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड था स्टूडेंट, ये फर्दर स्प्लिट है दो कैटेगरीज में। एक था सोडा लाइम जिसमें यूज़ करते थे, और दूसरा था जिसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस करते थे, इलेक्ट्रोलिसिस।
स्टूडेंट सोडा लाइम वाला जो मेथड था वो याद रखना आपने, वो इवन एंड ओड, ओड मतलब अनसिमेट्रिकल, और इवन मतलब सिमेट्रिकल। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये सोडा लाइम की मदद से हम दोनों तरह के अल्केन्स तैयार कर सकते हैं, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल अल्केन्स, दोनों तरह के अल्केन्स तैयार कर सकते थे। लेकिन जो हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस मेथड था, हम इसकी मदद से सिर्फ इवन नंबर ऑफ कार्बन वाले ही अल्केन तैयार कर सकते थे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड में, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल अल्केन्स ही तैयार कर पाते हैं। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कार्बोनिल कंपाउंड एंड ग्रिग्नेट एजेंट। स्टूडेंट अगर आप इसमें नेचर देखें तो जो हाइड्रोजनेशन वाला प्रोसेस था, इट इज़ अ रिडक्शन मेथड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अल्काइल हैलाइड, ये भी इट्सेल्फ एक रिडक्शन मेथड था। डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। स्टूडेंट इसमें आपने जो सोडा लाइम यूज़ किया था, सोडा लाइम, तो सोडा लाइम में आपने देखा था कि आर में एंड पे क्या ऐड हुआ था, एच ऐड हुआ था। सो हम कह सकते हैं कि ये भी हमारे पास कौन सा मेथड है, रिडक्शन मेथड है। सो उसके अलावा जो हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस थी, और इलेक्ट्रोलिसिस में आपने देखा था कि जो हमारे पास अल्केन थे, अल्केन, वो स्टूडेंट हमें कहाँ मिलते थे, वो हमें मिलते थे एनोड पे। सो एनोड पे कौन सा प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन। सो आप इस तरह भी याद रख सकते हैं कि ये एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। स्टूडेंट्स कार्बोनिल कंपाउंड्स और ग्रिग्नेट एजेंट, इसमें भी आपने देखा ये भी रिडक्शन मेथड है, ये भी स्टूडेंट एक रिडक्शन मेथड है। और उसके अलावा ग्रिग्नेट एजेंट भी रिडक्शन है क्योंकि इसमें भी हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। सो ये आपसे ना एंट्रेंस टेस्ट में पॉइंट पूछे जा सकते हैं। आई होप कि ये लिस्ट की गई चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। अब स्टूडेंट्स मूव करते हैं अल्केन्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। जी डी स्टूडेंट्स, तो अब हम शुरू करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन में सबसे पहले हम आउटलाइन देखें, हम फिजिकल स्टेट्स देखेंगे, सोलिबिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे, कुछ फिजिकल कॉन्स्टेंट्स लाइक मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटीज़ के बारे में बात करेंगे, कुछ ग्राफ्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट सबसे पहले फिजिकल स्टेट यानी ज़ाहरी हालत जो है अल्केन्स की वो कैसी होती है। स्टूडेंट अल्केन आपको गैसेस, लिक्विड एंड एज वेल एज सॉलिड्स तीनों फॉर्म्स में मिल सकते हैं। सो किसी भी चीज़ की गैस, लिक्विड या सॉलिड होने से पता ये चलता है कि उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ कैसी है। ओबियसली ये कॉन्सेप्ट हम फर्स्ट ईयर में डिटेल से पढ़ के आए हैं कि जो हमारे पास सॉलिड्स होते हैं उसका मतलब यही है कि उनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है। सो सॉलिड्स का मतलब दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। लाइक अगर अल्केन्स की स्पेसिफिक बात करें तो अल्केन एक्चुअली नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं, तो इनमें एलडीएफ यानी लंडन डिस्पेरियन फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। इसका जिक्र आप चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर में भी करके आए हैं। सो स्पेसिफिकली यहाँ पे अगर देखा जाए तो एलडीएफ। स्टूडेंट्स अब आपको ये भी पता है कि एलडीएफ यानी लंडन डिस्पेरियन फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं साइज ऑफ मॉलिक्यूल के, साइज ऑफ मॉलिक्यूल के। सो वी कैन से दैट साइज ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज होगा, लंडन डिस्पेरियन फोर्सेस इंक्रीज होंगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ेंगी। सो नेचर जो है वो मूव करेगी सॉलिड की तरफ। सो इसका मतलब साइज ऑफ मॉलिक्यूल अगर छोटा होगा, लंडन डिस्पेरियन फोर्सेस कम होंगी यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी, सो सॉलिड से दूर यानी लिक्विड या हम गैस की तरफ मूव करेंगे। तो समझ ये आया कि हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स जितने ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ एटम्स जितने ज़्यादा होंगे, मोलर मास उतना ज़्यादा होगा, डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, मेल्टिंग पॉइंट
और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही बढ़ेगा। लेकिन इनके कुछ स्पेशल ट्रेंड्स हैं जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे, लेकिन जनरल ट्रेंड यही है। सो स्टूडेंट्स, फिजिकल स्टेट्स के लिए आपके सामने मैं एक टेबल डिस्प्ले करूंगा। जी डी स्टूडेंट्स, तो आपके सामने एक टेबल आ रहा है। उस टेबल में अनब्रांच्ड अल्केन यानी ऐसे अल्केन जो स्ट्रेट चेन में रहते हैं उन्हें हम अनब्रांच्ड अल्केन्स कहते हैं। सो उनका एक कॉलम आ रहा है और सेकंड कॉलम में उनकी फिजिकल स्टेट आ रही है। सो स्टूडेंट्स, एट 25 डिग्री कार्बन 1 टू कार्बन 4 यानी कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, स्टूडेंट्स इनका जो फिजिकल स्टेट है वो कलरलेस, ये कलरलेस गैसेस हैं। और ऑर्डरलेस गैसेस, यानी ये पता चला कि कार्बन 1 से कार्बन 4 तक की जो एग्जिस्टेंस है वो गैस की फॉर्म में है। अगेन स्मॉल साइज मॉलिक्यूल, लेस लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। सो वीक फोर्सेस का मतलब मॉलिक्यूल दूर रहेंगे, गैस की फॉर्म में रहेंगे। स्टूडेंट, अगर कार्बन नेक्स्ट कॉलम अगर देखें, कार्बन 5 टू कार्बन 17 की बात करते हैं। सो पेंटेन टू हेप्टाडेकेन, हेप्टाडेकेन। सो स्टूडेंट्स, ये कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड्स हैं, यानी कार्बन 5 टू कार्बन 17 कार्बन नंबर बढ़ गया है। कार्बन नंबर के बढ़ने से नंबर ऑफ एटम्स बढ़ेंगे, मोलर मास बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगी। सो डेंसिटी बढ़ने का मतलब है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा, यानी कि हम कह सकते हैं स्टेट अब गैस से लिक्विड में चेंज हो जाएगी। सो कार्बन 18 से ऑनवर्ड अगर बात करें तो ये कलरलेस एंड ऑर्डरलेस वैक्सी सॉलिड्स होते हैं। सो मज़ीद अगर ऑनवर्ड जाएं तो ये वैक्सी सॉलिड्स के अंदर जो सॉलिडिफिकेशन है यानी इनमें जो सख्तपन है उसमें इजाफा होता जाएगा। स्टूडेंट्स, दोबारा से मूव करते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। जी डी स्टूडेंट्स, फिजिकल स्टेट का पॉइंट तो समझ आ गया। अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटीज की। डी स्टूडेंट्स, अब सॉल्युबिलिटीज को आप जानते हैं कि अल्केन जो हैं वो नॉन पोलर नेचर है, नॉन पोलर नेचर, नॉन पोलर नेचर। नॉन पोलर नेचर का मतलब है कि अल्केन्स की जो सॉल्युबिलिटी है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में होगी, क्योंकि लाइक डिसॉल्व लाइक का प्रिंसिपल यही कहता है कि पोलर पोलर में सॉल्युबल है, नॉन पोलर नॉन पोलर में। सो वी कैन से दैट ड्यू टू नॉन पोलर नेचर they are soluble in non-polar solvents। स्टूडेंट्स, अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की स्पेसिफिकली बात की जाए तो उनमें स्टूडेंट्स बेंजीन आता है C6H6। उसके अलावा स्टूडेंट्स अगर बात करें तो कार्बन डाइसल्फाइड आता है, ईथर्स आते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्लोरोफॉर्म आता है, या कार्बन टेट्राक्लोराइड ज़्यादा बेटर एग्जांपल है। क्लोरोफॉर्म स्लाइटली पोलर नेचर का होता है। सो कार्बन टेट्राक्लोराइड प्योरली नॉन पोलर नेचर का होता है। सो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ होते हैं। तो अल्केन्स जो हैं इनमें रेडिली सॉल्युबल यानी ईजीली सॉल्युबल हो जाएंगे। सो अगर हम पानी की बात करते हैं, लाइक अल्केन को अगर हम वाटर में, पानी में डालेंगे तो ये पानी में हल नहीं होगा, हाइड्रोफोबिक यानी पानी से ये रिपेल करेगा, पानी से अट्रैक्शन डेवलप नहीं करेगा। सो पानी में ये डिसॉल्व नहीं होगा क्योंकि पानी एक पोलर सॉल्वेंट है। स्टूडेंट्स, एक और बात करना चाहता हूँ सॉल्युबिलिटी के हवाले से कि पहली बात तो ये तो तय है कि सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, लेकिन अब नॉन पोलर सॉल्वेंट को भी अगर देखा जाए सो इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स देयर solubilities decreases with the increase in length of carbon atoms। यानी वी कैन से डैट कि अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी इनकी सॉल्युबिलिटी देखी जाए तो जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, और जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं
इंक्रीज इन लेंथ ऑफ कार्बन एटम, जैसे जैसे कार्बन एटम की लेंथ बढ़ती जाएगी वैक्सी सॉलिड्स में कन्वर्ट होते जाएंगे, सो इनकी सोलिबिलिटी कम होती जाएगी, यानी कि हल नहीं होंगे लेकिन सोलिबिलिटी थोड़ी कम रहेगी एज कंपेयर टू स्मॉलर ग्रुप्स। आई होप स्टूडेंट्स कि ये पॉइंट आपको समझ आ गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, विच आर फिजिकल कॉन्स्टेंट्स। फिजिकल कॉन्स्टेंट्स लाइक, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स डेंसिटी की, हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, स्टूडेंट्स अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, सो ये सारे के सारे जो हैं ये फिजिकल कॉन्स्टेंट्स हैं। सो स्टूडेंट सबसे पहले डेंसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि नंबर ऑफ एटम्स बढ़ेंगे, मोलर मास बढ़ेगा, डेंसिटी में इजाफा होगा। सो डेंसिटी के बढ़ने से ऑब्वियसली चीज़ों का कन्वर्जन होता है गैसेस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड। सो डेंसिटी बढ़ेगी तो स्टूडेंट्स बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, इजाफा होगा। सबसे पहले हम ये जान लें कि डेंसिटी और बॉइलिंग पॉइंट का डायरेक्ट रिलेशन है। सो इसके लिए ग्राफ हमारे सिलेबस में बना हुआ है। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमारे पास एक्स एक्सिस पे हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लिए हैं और वाई एक्सिस पे हमने बॉइलिंग पॉइंट लिया है। आप देख सकते हैं लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का मतलब है कि लेस मोलर मास, लेस मोलर मास का मतलब डेंसिटी कम है। सो डेंसिटी कम होने का मतलब चीज़ों की एग्जिस्टेंस गैसेस फॉर्म में है। सो जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे, देखो कार्बन नंबर बढ़ गए, अब कार्बन नंबर बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो गया, इजाफा हो गया। सो सिमिलरली आप देखो जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ते जा रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। सो कार्बन नंबर के बढ़ने से स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा। सो हम कहेंगे चीज़ें गैसेस से ओबियसली कन्वर्ट हो रही हैं किसके अंदर, जी गैसेस से कन्वर्ट हो रही हैं लिक्विड्स के अंदर, एंड देन लिक्विड से स्टूडेंट्स कन्वर्ट हो रही हैं सॉलिड्स के अंदर। सॉलिड्स के अंदर आई होप कि ये बात आप समझ गए हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस करें कि एक मेंबर से जब दूसरे मेंबर पे जाएंगे और जब तीसरे मेंबर पे जाएंगे तो हर मेंबर में जो कंसेक्यूटिव मेंबर्स हैं उनमें डिफरेंस अगर देखा जाए तो स्टूडेंट CH2 का डिफरेंस है। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मिसाल के तौर पे CH4 है तो नेक्स्ट मेंबर है CH3। तो अगर नोटिस करो तो इसमें और इसमें कितने कार्बन्स का डिफरेंस है स्टूडेंट्स, एक कार्बन का, और कितने हाइड्रोजन का, 2 हाइड्रोजन का, यानी CH2। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो CH3 CH2 CH3, अगेन अगर इसमें अगर आप इंक्रीमेंट देखें तो किस चीज़ का इंक्रीमेंट है, CH2 का। सो कंसेक्यूटिव मेंबर्स जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं CH2 का इजाफा हो रहा है, और एक CH2 ग्रुप के ऐड होने से एवरेज 20 डिग्री टू 30 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट देखा जा रहा है। यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान में और इस पॉइंट के दरमियान में जो ऑन एवरेज बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट देखा जा रहा है स्टूडेंट्स, वो कितना देखा जा रहा है, 20 डिग्री टू 30 डिग्री। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और चीज़ नोट करने वाली है कि जैसे जैसे आप ऊपर मूव कर रहे हैं तो ग्राफ की जो स्टीपनेस है वो कम हो रही है। इसका मतलब जो हमारे पास इनिशियल मेंबर्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा ज़्यादा है, और जो हमारे पास एंड पे आ रहे हैं मेंबर्स उनमें बॉइलिंग पॉइंट में जो इजाफा है वो कम है। अगर यकसा इजाफा होता तो डेफिनेटली ये जो ग्राफ है ये इस तरह से ऊपर मूव करता। सो ग्राफ में स्टीपनेस कम होने का मतलब शुरू में बॉइलिंग पॉइंट में चेंज यानी इजाफा ज़्यादा हो रहा है और आगे जाके वो इजाफा जो है वो कम हो रहा है। सो ये भी आपको पेपर में MCQ आ सकता है कि लोअर मेंबर्स में बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीमेंट ज़्यादा देखा गया है विद द पैसेज ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ मोलर मास। सो ये भी पॉइंट आपने याद रखना है स्टूडेंट्स। अब इसके साथ ही आपने नोटिस किया है कि मैंने इस कर्व के नीचे एक और कर्व बनाई है स्टूडेंट्स। अब जो नीचे वाली कर्व है उसके बारे में बात कर दूं, जो ऊपर वाली कर्व है वो मैंने बनाई है, यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, ऊपर वाली कर्व है वो नॉर्मल अल्केन्स के लिए बनाई है।
और जो नीचे वाली कर्व है स्टूडेंट्स वो मैंने आइसो अल्केन्स के लिए बनाई है। मसलन अगर हम बात करते हैं ब्यूटेन की, दिस इज 1 2 3 4 फोर्थ कार्बन, दिस इज C4। अब जो ऊपर वाला पॉइंट है वो नॉर्मल ब्यूटेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो स्टूडेंट नीचे वाला पॉइंट है वो इसके बिल्कुल नीचे वाला पॉइंट जो है वो आइसो ब्यूटेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स नॉर्मल ब्यूटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 0.5 डिग्री है, -0.5 डिग्री है, और आइसोब्यूटेन का -11.7 डिग्री है। माइनस में जितनी छोटी वैल्यू होती है उतनी बड़ी होती है, और माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होती है उतनी छोटी होती है। सो हम कह सकते हैं कि आइसोब्यूटेन का लो बॉइलिंग पॉइंट है एज कंपेयर टू नॉर्मल ब्यूटेन उसका हाई बॉइलिंग पॉइंट है। सो यहां से एक बात हमें समझ आई जो कि एंट्रेंस टेस्ट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहां लिखेंगे हम स्टूडेंट। वो ये बात है कि नॉर्मल अल्केन्स हैव ग्रेटर सरफेस एरिया, सो ग्रेटर लंडन डिस्पर्जन फोर्स, सो ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट। यानी जो नॉर्मल अल्केन्स हैं उनमें जैसे हम कार्बन 4 की बात करते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन 4 कार्बन है, ज्यादा सरफेस एरिया है, ज्यादा लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस डेवलप होंगी। एरिया बढ़ने से लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस बढ़ जाती हैं। चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर में आपको ये डिटेल से बताइए बात स्टूडेंट्स। इसका मतलब अब सेकंड पॉइंट हम जो मेंशन करेंगे, आइसो अल्केन्स हैव कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट है, लेस सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया उसका वो लेस है। अब लेस सरफेस एरिया होने का मतलब है कि लेस लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, सो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस जब कम होंगी, सो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस के कम होने से बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कम हो जाएगा। सो ये बात आपने याद रखनी है कि जो हमारे पास स्ट्रेट चेन अल्केन होते हैं, सरफेस एरिया ज़्यादा होने से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। ब्रांच्ड चेन अल्केन्स का सरफेस एरिया कम होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट कम है। डेट्स वाई नीचे वाली जो कर्व है वो ब्रांच्ड चेन अल्केन्स के लिए बनाई गई है, उनका बॉइलिंग पॉइंट कम है, और जो स्ट्रेट चेन है उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। आई होप स्टूडेंट्स कि ये ग्राफ आपको अच्छे से समझ आ गया है। अब आपके सामने मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखी हैं 3। आप देखिए टोटल इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। एक ब्रांच है, बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री है। 2 ब्रांचेज हैं, बॉइलिंग पॉइंट स्टूडेंट्स 58 डिग्री है। सो यहाँ पे अगर यानी आप नोटिस कर सकते हैं नंबर ऑफ ब्रांच जैसे जैसे ज़्यादा हो रही हैं। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक की तरफ 3 ब्रांचेज आपको नज़र आ रही हैं। बेसिक ऑब्वियसली ब्रांच नहीं है, लेकिन दोनों ब्रांचेज एक की तरफ आ गई हैं, यानी यहाँ पे एरिया और स्मॉल हो गया, यानी एरिया और कॉम्पैक्ट हो गया। तो कॉम्पैक्ट होने की वजह से सरफेस एरिया कम हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी बॉइलिंग पॉइंट में कमी आती जाएगी। सो पॉइंट यहां समझ आया, जो हमें यहां लिखना है बॉइलिंग पॉइंट को लेके यहां लिखते हैं, ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ आ गया है। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स मेल्टिंग पॉइंट की तरफ। मेल्टिंग पॉइंट में स्टूडेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपने अच्छे से समझनी है। सो मेल्टिंग पॉइंट को लेके, सो मेल्टिंग पॉइंट में स्टूडेंट्स इर्रेगुलर ट्रेंड है। अब ये इर्रेगुलर ट्रेंड का मतलब क्या है कि ओवरऑल देखा गया है कि यहाँ लोअर कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जा रहे हैं। सो कार्बन बढ़ते जाएंगे, मेल्टिंग पॉइंट में हम इंक्रीमेंट देख रहे हैं, यानी जनरल ट्रेंड तो
जनरल ट्रेंड तो यही है कि जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ते जाएंगे स्टूडेंट्स, जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ते जाएंगे तो जनरल ट्रेंड यही है कि मेल्टिंग पॉइंट में क्या होगा, इजाफा होगा, लेकिन इरेगुलर तरीके से इजाफा हो रहा है। मसलन ये कार्बन अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है, ये कार्बन 4 है, ये कार्बन 5 है, ये कार्बन 6 है, ये कार्बन 7 है, ये कार्बन 8 है। यानी नोटिस ये कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि जो ओड नंबर में कार्बन है उनकी कर्व्स नीचे आ रही हैं और जो इवन नंबर में कार्बन है उनकी कर्व स्टूडेंट्स कहां जा रही हैं, ऊपर जा रही हैं। यानी कि एक हमें जनरल ट्रेंड समझ आया कि ओड नंबर ऑफ कार्बन्स, यहां हम लिखेंगे वो ट्रेंड, odd number of carbon having lesser melting point as compared to even number of carbon। अब इसके पीछे जो रीज़न है वो रीज़न हम समझते हैं कि क्या रीज़न है। स्टूडेंट्स याद रखिए, मैं यहाँ मेंशन करता हूँ मेल्टिंग पॉइंट को लेके जो डिटेल है मैं आपको यहाँ बताता हूँ। जी स्टूडेंट्स, मेल्टिंग पॉइंट का जो ताल्लुक है, मेल्टिंग पॉइंट का जो ताल्लुक है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ तो है, लेकिन साथ ही साथ अरेंजमेंट के साथ भी है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के साथ भी है। अब अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स का मतलब यह है कि जो पार्टिकल जितना स्ट्रांगली, मजबूती से अरेंज होंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक समझाने के लिए एग्जांपल ड्रॉ करता हूँ। लेट्स से मेरे पास ये एग्जांपल है स्टूडेंट्स CH3, CH2, CH3, ठीक है। अब इसी तरह इसका एक और मॉलिक्यूल होगा CH3, CH2, CH3। अगर स्टूडेंट्स मैं 4 कार्बन की बात करता हूं तो 4 कार्बन में क्या होगा, CH3, CH2, CH2, CH3। स्टूडेंट्स अगेन इसका मैं दूसरा मॉलिक्यूल बनाता हूं जो इसके साथ अरेंज होगा, CH3, CH2, CH2, CH3। स्टूडेंट अगर आप नोटिस करो तो इसका एक टर्मिनल नीचे वाली साइड पे है और एक टर्मिनल ऊपर वाली साइड पे, एक टर्मिनल ऊपर वाली साइड पे, एक टर्मिनल, यानी कि टर्मिनल्स ट्विस्ट है। ट्विस्ट का मतलब एक टर्मिनल इधर वाली साइड पे है और एक टर्मिनल नीचे वाली साइड पे। सो ये ट्विस्ट हो सकते हैं, ये स्ट्रक्चर ट्विस्ट हो सकता है। सो ट्विस्टिंग की मदद से इसके अंदर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का मतलब यहां पे मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स, सो अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल बेटर होगी। अगर मैं इसकी बात करूं तो स्टूडेंट्स इसके दोनों टर्मिनल एक तरफ ही हैं, यानी ये भी इस तरफ है, ये भी इस तरफ है। सो इनमें ट्विस्टिंग नहीं हो सकती। जब पार्टिकल्स ट्विस्ट नहीं होंगे तो लेस अरेंज रहेंगे, यानी कि इनमें इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं रहेगी इनकी पैकिंग के अंदर। सो अगर आप देखो तो ये ओड है, ओड नंबर ऑफ कार्बन, और ये देखो तो इवन नंबर ऑफ कार्बन है। सो समझ ये आया कि जो हमारे पास इवन नंबर ऑफ कार्बन्स हैं उनके अंदर पैकिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, सो उनका मेल्टिंग पॉइंट हायर पीक्स पर रहेगा। ओड नंबर में जो पैकिंग है थोड़ी वीक होती है, उनका मेल्टिंग पॉइंट लोअर पीक्स पर रहेगा। ओवरऑल ट्रेंड में इजाफा हो रहा है, लेकिन इवन ओड का कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया। अब मिसाल के तौर पे आपके सामने 2 कार्बन, उसका मेल्टिंग पॉइंट -83 डिग्री है। सो इस तरह अगर आप प्रोपेन की बात करें तो -88 डिग्री है, यानी कि -83 डिग्री ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, -88 डिग्री लेस मेल्टिंग पॉइंट है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट कार्बन 4, 5, 6, 7 ये सेम इसी तरह ट्रेंड पे फॉलो करेंगे। और नेक्स्ट मैंने ब्यूटेन और पेंटेन का मेल्टिंग पॉइंट यहाँ मेंशन किया है। सो ये इनका मेल्टिंग पॉइंट है। सो आई होप स्टूडेंट्स इर्रेगुलर ट्रेंड जो है उसकी रीज़न डिटेल से मैंने आपको बता दी है, ये समझ आ गया है। अब हम चलते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, मेल्टिंग पॉइंट के। स्टूडेंट्स आपने नोटिस किया है कि यहाँ पे जैसे जैसे ब्रांचेस में इजाफा हो रहा था, सो बॉइलिंग पॉइंट में कमी आ रही थी, बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है। लेकिन अगर आप देखें मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट
154 से -135 -98। सो इसका मतलब कि ये बात समझने वाली है कि ब्रांचेस का भी मेल्टिंग पॉइंट से ताल्लुक है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप समझते हैं कि सिल्की बालों में कॉम्ब यानी कंघी करना मुश्किल है या आसान है, डेफिनेटली आसान है। और अगर ऐसे बाल जो घुंघराले बाल हैं यानी कि जिसमें कर्ल्स हैं, उनको कॉम्ब करना यानी कंघी करना मुश्किल है क्योंकि वो कर्ल्स हैं, एक दूसरे में पैक हैं। सिमिलरली इसी तरह याद रखिएगा कि जो स्ट्रेट चेन है जस्ट लाइक अ सिल्की हेयर्स, उनमें उनकी पैकिंग को अलहदा करना आसान है, यानी उनका मेल्टिंग पॉइंट कम रहेगा। सो जितनी ज़्यादा ब्रांचेज आएंगी जस्ट लाइक अ कर्ल्स इन हेयर, तो जितने ज़्यादा कर्लिंग हेयर होंगे उतना मुश्किल होगा उसको कंघी करना, कॉम्ब करना। इसी तरह जितनी ज़्यादा ब्रांचेज आएंगी पैकिंग उतनी स्ट्रांग होगी और उतना मुश्किल होगा उन्हें मेल्ट करना, यानी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। सो ब्रांचेज के बढ़ने से पैकिंग स्ट्रांग होती है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, बट बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। सो ये आपने ट्रेंड याद रखना है। ये एंट्रेंस टेस्ट में आपको MCQ पूछे जा सकते हैं इस तरह से। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया है। सो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम अल्केन के रिएक्शंस को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।